नमस्ते, रीडर्स माइंड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां और उनके पीछे के लोग ऐसा क्या करते हैं कि वे बाकी सबसे अलग खड़े हो जाते हैं? कैसे वे लगातार दशकों तक हर चुनौती का सामना करते हुए न सिर्फ टिके रहते हैं बल्कि अभूतपूर्व सफलता भी हासिल करते हैं? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प किताब का सारांश लेकर आए हैं जो आपको उन असामान्य अरबतियों की कहानियों से रूबरू कराएगी जिन्होंने भारत में असाधारण धन और सफलता बनाई है। हम बात कर रहे हैं सौरभ मुखर्जी की शानदार किताब द अनयूजुअल बिलियनेयर्स की। ये किताब हमें उन भारतीय कंपनियों की गहराई में ले जाती है जिन्होंने लगातार 10 सालों तक हर साल 10% से ज्यादा की आय वृद्धि, रेवेन्यू ग्रोथ और 15% से ज्यादा के कैपिटल पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोज का असाधारण प्रदर्शन किया है। इन कंपनियों ने कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपना रास्ता बनाया और अपने निवेशकों के लिए भारी संपत्ति का निर्माण किया, यही इस किताब का मुख्य विषय है। सौरभ मुखर्जी एक प्रसिद्ध वित्तीय विश्लेषक और लेखक हैं, जिन्होंने अपने गहन शोध और डेटा विश्लेषण के माध्यम से इन महान कंपनियों की पहचान की है। उनकी ये किताब सिर्फ निवेश के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन सिद्धांतों और आदतों के बारे में है जो किसी भी व्यक्ति या संगठन को दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो आइए इस यात्रा पर चलें और जानें कि इन असामान्य अरबतियों का सीक्रेट सॉस क्या है। सारांश, महानता की खोज और कॉपी कैन पोर्टफोलियो। अध्याय 1, महानता की खोज, सर्चिंग फॉर ग्रेटनेस और महान कंपनियों को परिभाषित करना। जरा कल्पना कीजिए, आप भारत की विशाल और जटिल शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं जहां हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। ऐसे में उन कुछ कंपनियों को ढूंढना जो न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन कर रही है बल्कि लगातार कई दशकों तक महान बनी रहती है, किसी चुनौती से कम नहीं है। सौरभ मुखर्जी ने इस महानता की खोज को आसान बनाने के लिए कुछ कठोर लेकिन शक्तिशाली फिल्टर लगाए हैं। लेखक कहते हैं कि महानता सिर्फ परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये सचेत चुनाव का मामला है। जैसा कि जिम कॉलिंस ने गुड टू ग्रेट में कहा है, ये एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन ये महानता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। सौरभ मुखर्जी ने महान भारतीय कंपनियों को परिभाषित करने के लिए 3 चरणीय प्रक्रिया अपनाई है। 1, कंपनियों को परिभाषित करना। उन्होंने सिर्फ उन सूचीबद्ध लिस्टेड कंपनियों पर ध्यान केंद्रित किया जिनका बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम 100 करोड़ रुपए था। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटी कंपनियों के डेटा की विश्वसनीयता पर संदेह हो सकता है। भारत में लगभग 5000 सूचीबद्ध कंपनियां हैं, जिनमें से लगभग 1500 कंपनियों का मार्केट कैप 100 करोड़ रुपए से अधिक है। 2, राजस्व वृद्धि, रेवेन्यू ग्रोथ। पहली कसौटी ये थी कि कंपनी ने पिछले 10 लगातार वर्षों तक हर साल कम से कम 10% राजस्व वृद्धि दर्ज की हो। भारत की नाममात्र जीडीपी वृद्धि दर पिछले 10 वर्षों में औसतन 14.5% रही है। इसलिए एक कंपनी से कम इतनी वृद्धि की उम्मीद की जाती है। हालांकि बहुत कम कंपनियां, लगभग 1500 में से सिर्फ 9 इसे हासिल कर पाई, इसलिए इस दर को घटाकर 10% किया गया। 3, पूंजी पर प्रतिफल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रोज। दूसरी महत्वपूर्ण कसौटी यह थी कि कंपनी ने पिछले 10 लगातार वर्षों तक हर साल कम से कम 15% रोज बनाए रखा हो। रोज ये बताता है कि कंपनी अपने लगाए गए पूंजी पर कितना रिटर्न कमा रही है। निवेश पर 15% रिटर्न को विवेकपूर्ण माना गया क्योंकि ये भारत में पूंजी की औसत लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के बराबर है, जो जोखिम मुक्त दर 8% और इक्विटी जोखिम प्रीमियम 6.57% को जोड़कर आता है। वित्तीय सेवा कंपनियों के लिए विशेष फिल्टर, बैंकों और वित्तीय सेवा उद्योग बीएफएसआई की कंपनियों के लिए, जहां राजस्व और रोज सीधे लागू नहीं होते, अलग फिल्टर का उपयोग किया गया। लोन बुक में 15% की वृद्धि हर साल लगातार 10 वर्षों तक। इक्विटी पर 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी रो हर साल लगातार 10 वर्षों तक।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कठोर फिल्टरों को पूरा करने वाली कंपनियां बेहद दुर्लभ हैं। लेखक के डेटा विश्लेषण के अनुसार भारत में सूचीबद्ध 5,000 कंपनियों में से 99% से अधिक कंपनियां पिछले दशक में इन फिल्टरों को पूरा करने में विफल रही। सिर्फ 18 कंपनियां गैर वित्तीय दोनों मानदंडों को पूरा कर पाईं और सिर्फ 6 ऋणदाता लेंडर्स वित्तीय मानदंडों को पूरा कर पाए। तो ये कंपनियां कौन सी हैं? ये वे कंपनियां हैं जो वित्तीय मापदंडों में महानता को परिभाषित करती है। वे अक्सर प्रसिद्ध ब्रांडों की मालिक होती है और लाभप्रदता या सत्यनिष्ठा से समझौता किए बिना सफलता प्राप्त करती है। उनकी सफलता का रहस्य सरल है। व्यवसाय को कुशलता से चलाने पर ध्यान केंद्रित करना, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाना और पूंजी का विवेकपूर्ण आवंटन करना। कॉफी कैन पोर्टफोलियो का परिचय। एंटर द कॉफी कैन पोर्टफोलियो। अब बात करते हैं एक ऐसे निवेश सिद्धांत की जिसने इन महान कंपनियों की पहचान और उनसे लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया। इसे कॉफी कैन पोर्टफोलियो सीसीपी कहा जाता है। यह नाम रॉबर्ट किर्बी कैपिटल ग्रुप के एक फंड मैनेजर ने दिया था। किर्बी ने 1984 में एक घटना का जिक्र किया। उनके एक क्लाइंट के पति ने किर्बी द्वारा सुझाई गई कंपनियों के शेयर खरीदे, लेकिन किर्बी के विपरीत उन्होंने पोर्टफोलियो से कुछ भी नहीं बेचा। लगभग 10 वर्षों की अवधि में इस प्रक्रिया से क्लाइंट के लिए जबरदस्त धन का निर्माण हुआ। मुख्य रूप से जेरोक्स के शेयरों में से एक होल्डिंग के कारण जो $8 लाख से अधिक की जंबो होल्डिंग में बदल गई। इस खरीदो और भूल जाओ दृष्टिकोण से प्रभावित होकर किर्बी ने कॉफी कैन पोर्टफोलियो शब्द गढ़ा, जो वाइल्ड वेस्ट के समय से प्रेरित है, जब अमेरिकी बैंकों के अभाव में अपनी कीमती चीजें कॉफी के डिब्बे में रखकर गद्दे के नीचे रखते थे। इस अवधारणा के पीछे का केंद्रीय विचार यह है कि यदि एक निवेशक को वास्तव में अमीर बनना है तो उसे एक समझदारी से बनाए गए पोर्टफोलियो को लंबे समय तक बिना छेड़े रहने देना चाहिए। यह निवेशकों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वे किसी पोर्टफोलियो को 10 साल तक बिना छेड़े छोड़ दें, क्योंकि वे अक्सर इसे सालाना ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। पीटर थियल, पेपैल के संस्थापक, ने अपनी 2014 की किताब 0 to 1 में इसकी ल्यूसिड व्याख्या दी है। थियल पारेटो सिद्धांत की बात करते हैं, जो कहता है कि 80% प्रभाव 20% कारणों से आते हैं। निवेश प्रबंधन में इसका अर्थ है कि पोर्टफोलियो में कुछ कंपनियां लंबे समय तक रखने पर अन्य सभी की तुलना में घातीय रूप से अधिक मूल्य प्राप्त करती है। भारत के स्टॉक मार्केट में सीसीपी लागू करने पर भी यही पाया गया। मुट्ठी भर स्टॉक पोर्टफोलियो के मूल्य में अधिकांश वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। सौरभ मुखर्जी ने भारतीय संदर्भ में इस सीसीपी को लागू किया। उन्होंने पिछले 10 वर्षों के डेटा के आधार पर कंपनियों को स्क्रीन किया और फिर उस पोर्टफोलियो को अगले 10 वर्षों तक बिना छेड़े रहने दिया। उदाहरण के लिए 2000 में बनाए गए सीसीपी ने अगले 10 वर्षों में सेंसेक्स को 5.3% अंकों से बेहतर प्रदर्शन किया। असल में सभी 16 कॉफी कैन पोर्टफोलियो, 6 पूरे और 10 अधूरे, ने भारत के बेंचमार्क लार्ज कैप सूचकांक सेंसेक्स को बेहतर प्रदर्शन किया है, अक्सर 4% अंकों से अधिक। कॉफी कैन पोर्टफोलियो क्यों काम करता है? 1. दीर्घकालिक लाभ की उच्च संभावना, हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स ओवर लॉन्ग टर्म इक्विटीज अल्पकालिक उतार चढ़ाव के अधीन होती है, लेकिन लंबे समय तक रखने पर लाभ की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। 2. कंपाउंडिंग की शक्ति, पावर ऑफ कंपाउंडिंग 10 साल या उससे अधिक समय तक स्टॉक के पोर्टफोलियो को बनाए रखने से कंपाउंडिंग की शक्ति अविश्वसनीय तरीके से अपना जादू दिखाती है। समय के साथ जीतने वाले स्टॉक पोर्टफोलियो पर हावी हो जाते हैं, जबकि हारने वाले स्टॉक महत्वहीन हो जाते हैं, जिससे पोर्टफोलियो को शानदार ढंग से बढ़ने में मदद मिलती है। 3. शोर के नकारात्मक प्रभावों को बेअसर करना, न्यूट्रलाइजिंग द नेगेटिव्स ऑफ नॉइज। लंबे समय तक निवेश करने से बाजार में मौजूद अफवाहों, गलत गणनाओं और गलत सूचनाओं, शोर के हस्तक्षेप को बेअसर किया जा सकता है। यह आपको मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।
4. कोई चर्निंग नहीं। नो चर्निंग 10 साल से अधिक समय तक स्टॉक के पोर्टफोलियो को बनाए रखने से फंड मैनेजर अल्पकालिक खरीद बिक्री के प्रलोभन से बचता है। बिना चर्निंग के ये दृष्टिकोण लेन देन लागत, ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स को कम करता है, जिससे लंबे समय में समग्र पोर्टफोलियो प्रदर्शन में वृद्धि होती है। संक्षेप में, द अनयूजुअल बिलियनर्स हमें सिखाती है कि महान कंपनियां असाधारण वित्तीय प्रदर्शन के साथ साथ कुछ मूलभूत सिद्धांतों का पालन करती है। वे सिर्फ भाग्यशाली नहीं होती, बल्कि सचेत चुनाव, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच के कारण सफल होती है। असामान्य अरबतियों के सामान्य सिद्धांत, कॉमन अंडरलाइंग थीम्स ऑफ द अनयूजुअल बिलियनर्स। लेखक ने जिन महान कंपनियों का गहन अध्ययन किया है, उनमें कुछ सामान्य सिद्धांत पाए गए हैं। ये सिद्धांत उनके व्यवसायों की विविधता के बावजूद समान है। ये 3 प्रमुख विषय हैं जो इन कंपनियों को उनके प्रतिस्पर्धियों से अलग करते हैं। विषय अ, दीर्घकालिक पर ध्यान केंद्रित करना, अल्पकालिक दाव से विचलित हुए बिना। फोकस ऑन दी लॉन्ग टर्म विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय शॉर्ट टर्म गैम्बल्स। अक्सर कंपनियां अल्पकालिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे वे अपनी घोषित रणनीति से भटक जाती हैं। लेकिन ये असाधारण कंपनियां धैर्यवान और दृढ़ होती हैं, जो अल्पकालिक प्रलोभनों का विरोध करती हैं। मरिको, चैप्टर 4, 76। हर्ष मारीवाला ने 1971 में बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बॉयल ज्वाइन किया था। उनका लक्ष्य था B2B बिजनेस टू बिजनेस मॉडल से उच्च लाभ वाले B2C बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल में स्विच करना। उन्होंने छोटे पैक्स में प्रोडक्ट बेचना शुरू किया और विज्ञापन, मार्केटिंग, HR और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे क्षेत्रों में पेशेवर मदद ली। मारिको ने अपने पैराशूट और सेफोला ब्रांडों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांडिंग बनाई। पैराशूट को शुद्धता और परंपरा पर आधारित किया गया, जबकि सेफोला को स्वास्थ्य उन्मुख खाद्य तेल के रूप में पेश किया गया। मारीवाला ने जानबूझकर अल्पकालिक लाभ के लिए आक्रामक तरीके से डीलरों के इन्वेंट्री में प्रोडक्ट को थोपने से परहेज किया। इसके बजाय उन्होंने एक ऑटो रिप्लेनिशमेंट मांग संचालित मॉडल अपनाया, जहां कंपनी डीलर की इन्वेंट्री समाप्त होने पर नई आपूर्ति भेजती है। ये मांग को आपूर्ति के साथ अधिक सटीकता से मैच करने में मदद करता है और लंबी अवधि में डीलर संबंधों और ब्रांड निष्ठा को बनाए रखता है। मारीवाला का मानना है कि फोकस गहराई की ओर ले जाएगा और गहराई उत्कृष्टता की ओर ले जाएगी। पेज इंडस्ट्रीज, चैप्टर 5, 94। पेज इंडस्ट्रीज जॉकी ब्रांड की भारत में सबसे बड़ी लाइसेंसी है। सुंदर जेनोमल ने 1990 के दशक में भारत में प्रीमियम इनरवियर बाजार की पहचान की। उस समय इनरवियर को एक सामान्य, बड़े पैमाने पर बेची जाने वाली चीज माना जाता था। जेनोमल ने जॉकी को एक प्रीमियम विदेशी ब्रांड के रूप में स्थापित करने का फैसला किया। कंपनी ने पिछले 20 वर्षों में सिर्फ एक ब्रांड जॉकी पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया है। इस एकलमन से ध्यान केंद्रित करने की रणनीति ने भारत में सबसे बड़े उपभोक्ता ब्रांडों में से एक के निर्माण को बढ़ावा दिया है। उन्होंने विज्ञापनों पर अपनी आय का लगभग 5% लगातार खर्च किया है और उत्पादों पर कोई छूट नहीं देने की सख्त नीति बनाए रखी है, जो भारत जैसे छूट प्रेमी देश में अद्वितीय है। ये दीर्घकालिक ब्रांड मूल्य बनाए रखने के लिए एक सचेत निर्णय था। HDFC बैंक, चैप्टर 7, 165। HDFC बैंक अपनी लाभप्रदता पर लगातार ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है, न कि सिर्फ वृद्धि के लिए। उन्होंने हमेशा जोखिम जागरूक संस्कृति बनाए रखी है और उच्च जोखिम उठाए बिना स्वस्थ रिटर्न उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित किया है। बैंक ने धीमी और स्थिर रणनीति अपनाई है, प्रतिस्पर्धियों की गलतियों से सीखा है और फिर अवसरों को भुनाया है। उदाहरण के लिए 2008 के वित्तीय संकट से पहले, जब अधिकांश ऋणदाता पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्डों का अग्रेसिवली पीछा कर रहे थे, HDFC बैंक इन सेगमेंट में अपेक्षाकृत कम सक्रिय था। 2009 में इन सेगमेंट में भारी नुकसान के बाद कई ऋणदाता इस सेगमेंट से पीछे हट गए
लेकिन यही वो समय था जब बैंक ने अवसर को समझा और क्रेडिट कार्डों में आक्रामक रूप से प्रवेश किया। अब ये सेगमेंट में बाजार का लीडर है। ये दर्शाता है कि दीर्घकालिक सोच और सही समय पर सही कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। विषय बी, कोर फ्रेंचाइजी के चारों ओर खाई को लगातार गहरा करना। कॉन्स्टेंटली डिपेंड द मोट अराउंड द कोर फ्रेंचाइज आईबास फ्रेमवर्क का उपयोग करके। जॉन के आईबास फ्रेमवर्क इनोवेशन, ब्रथ रेपुटेशन, आर्किटेक्चर, स्ट्रैटेजिक एसेट्स का उपयोग करके कंपनियां अपने प्रतिस्पर्धी लाभ को मजबूत करती है। ये उन्हें प्रतिस्पर्धा से आगे रहने में मदद करता है। 1. इनोवेशन नवाचार। कंपनियां नए तरीकों, प्रक्रियाओं और विचारों को विकसित करके नवाचार करती है। एशियन पेंट्स चैप्टर 2 28। एशियन पेंट्स ने हमेशा ग्राहकों की मांग को समझने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और पेशेवर प्रतिभा को पोषित करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपने इतिहास के साथ दशकों में कई बार पहले मूवर रहे हैं। उदाहरण के लिए 1950 के दशक में उन्होंने किफायती और टिकाऊ धुले जाने वाले डिस्टेम्पर, वॉशेबल डिस्टेम्पर का आविष्कार किया, जो महंगे प्लास्टिक इमल्शन और सस्ते डिस्टेम्पर के बीच का एक अनूठा समाधान था। उन्होंने अपने बिक्री और वितरण नेटवर्क को सुव्यवस्थित करने के लिए 1970 के दशक की शुरुआत में पहला मेनफ्रेम कंप्यूटर खरीदा। 1999 में उन्होंने आई2 टेक्नोलॉजी से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्राप्त किया, जिसने मांग पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग, उत्पादन योजना और कच्चे माल की खरीद की प्रक्रिया को केंद्रीकृत और स्वचालित किया। ये उनके परिचालन दक्षता का एक प्रमुख चालक था। बाद में उन्होंने डीलर स्तर पर भी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया। उन्होंने डीलर के पास रंग मिश्रण मशीनों, कलर टिंटिंग मशीन्स की अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू किया, जिससे डीलरों को हजारों रंगों की पेशकश करने में मदद मिली और लागतें कम हुई। एस्ट्रल पॉली चैप्टर 8 202। संदीप इंजीनियर ने 1996 में एस्ट्रल पॉली टेक्निक की स्थापना की। उन्होंने क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड CPVC पाइप्स को भारत में लाने का जोखिम उठाया, जो गैल्वनाइज्ड आयरन GI पाइप्स का एक महंगा लेकिन उच्च गुणवत्ता वाला विकल्प था। शुरुआती असफलताओं और दिवालियेपन के कगार पर पहुंचने के बावजूद इंजीनियर ने CPVC को घरेलू प्लंबिंग के लिए एक विश्वसनीय उत्पाद के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया। एस्ट्रल पॉली ने लगातार नए उत्पाद लॉन्च किए हैं। वे ल्यूब्राइजल के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाते हैं, जो CPVC कंपाउंड का अग्रणी है। उन्होंने भारत में साइलेंट पाइपिंग सिस्टम, फोम कोर पाइप और कंपोजिट पाइप लॉन्च करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी ट्रकों को भरने का समय आधा करने के लिए रोबोटिक ट्रक फिलिंग मशीनों को स्थापित करके प्रक्रियाओं में भी नवाचार किया है। 2. ब्रांड और प्रतिष्ठा। ब्रड्स एंड रेपुटेशन। ब्रांड और ख्याति एक सफल ब्रांड कालातीत होता है और प्रतिस्पर्धी लाभ का एक शक्तिशाली स्रोत होता है। ग्राहक कंपनी की प्रतिष्ठा को उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता का एक प्रॉक्सी मानते हैं। एशियन पेंट्स ने हमेशा घर और घर के भावनात्मक जुड़ाव का फायदा उठाया है। 1954 में उन्होंने शरारती बच्चे गट्टू को अपने मैस्कट के रूप में लॉन्च किया। गट्टू ने छोटे शहरों में भी जनता से अपील की और एशियन पेंट्स को लीडर बनने में मदद की। 2002 में उन्होंने हर घर कुछ कहता है, क्योंकि इसके अंदर कोई रहता है टैगलाइन के साथ एक बड़ा रीब्रांडिंग अभ्यास किया, जो घर की भावनात्मक अपील पर केंद्रित था। 2012 में उन्होंने अपने लोगों को भी नया रूप दिया, जो AP डिजाइन में बहते रिबन के माध्यम से सहज प्रवाह, चिकनाई और संभावना को दर्शाता है। ये अभियान भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने में सफल रहे हैं। बर्गर पेंट्स चैप्टर 3 53। बर्गर पेंट्स की शुरुआत 1760 में लुईस बर्गर ने की थी। भारत में 1973 में बीजी कुरियन के आने के बाद कंपनी ने ब्रांड निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया।
उन्होंने लक्सोल सिल्क जैसे प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किए और विज्ञापनों पर निवेश किया। लक्सोल सिल्क को शानदार वस्तुओं वाले घरों से जोड़ा गया, जिससे ये एक प्रीमियम इमल्शन बन गया। 2013 में बर्जर ने अपनी प्रीमियम लग्जरी इमल्शन बर्गर सिल्क के लिए सुपरस्टार कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया, जिससे ब्रांड जागरूकता बढ़ी। उन्होंने एक्सप्रेस पेंटिंग सॉल्यूशंस जैसी सेवाओं का भी विज्ञापन किया, जो पेंटिंग को तेज और स्वच्छ बनाती है। मरीको पैराशूट को शुद्धता, स्पष्टता और परंपरा पर आधारित किया गया था। सैफोला को एक स्वास्थ्य उन्मुख खाद्य तेल के रूप में स्थापित किया गया, जिसके शुरुआती विज्ञापनों में उपभोक्ताओं के दिल के स्वास्थ्य संबंधी डर का इस्तेमाल किया गया था। बाद में सैफोला मसाला ओट्स ने फ्लेवर्ड ओट्स श्रेणी में 65% से अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल की। ये ब्रांड की ताकत का प्रमाण है कि प्रतिस्पर्धी अभियानों के बावजूद सैफोला की बाजार हिस्सेदारी में कमी सीमित रही और आसानी से रीकूप हो गई। पेज इंडस्ट्रीज भारत में जॉकी को एक एस्पिरेशनल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए पेज ने लगातार विज्ञापनों पर अपनी आय का लगभग 5% खर्च किया है। उनके विज्ञापन अभियान जैसे कि जस्ट जॉकिंग 2010 से 14 और जॉकी और नथिंग 2015 उच्च प्रभाव वाले रहे हैं। उन्होंने स्टोर इन स्टोर विज्ञापनों पर भी जोर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने अपने विज्ञापनों में गोरे मॉडलों, कॉकेशियन मॉडल्स का लगातार उपयोग किया है, जिससे उनके ब्रांड को एक अंतर्राष्ट्रीय और प्रीमियम छवि मिली है। ये रणनीति भारतीय दर्शकों की मानसिकता का क्लेवर उपयोग है। इसके अलावा जॉकी अपने उत्पादों पर कोई छूट नहीं देता है, जो ब्रांड की प्रीमियम स्थिति को बनाए रखने में मदद करता है। एस्ट्रल पॉली पाइप जैसे कम ध्यान दिए जाने वाले उत्पाद के लिए ब्रांड बनाना मुश्किल है, क्योंकि लोग उन्हें तभी नोटिस करते हैं जब वे काम करना बंद कर देते हैं। एस्ट्रल ने 2004 में समाचार चैनलों पर एक टीवी विज्ञापन लॉन्च करके इस मुद्दे को उजागर किया, जिसमें जीवन के लिए एक नई समस्या मुक्त समाधान और लीकिंग पाइप्स और नम दीवारों के युग के अंत की बात की गई। उन्होंने अपनी दृश्यता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बसों और ऑटो रिक्शा पर भी विज्ञापन दिए। 2014 में उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिससे उनके पाइपों को दबंग वाला पाइप के रूप में जाना जाने लगा। इन अभियानों ने पूरे भारत में एक मजबूत ब्रांड पहचान बनाई है। एक्सिस बैंक चैप्टर 6 157 यूटीआई बैंक 30 जुलाई 2007 को एक्सिस बैंक बन गया, जो एक बड़े निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा अपनी पहचान पूरी तरह से बदलने का एकमात्र उदाहरण है। ये बदलाव यूटीआई ब्रांड से अलग होने का अवसर था, जिसकी प्रतिष्ठा 2001 के केतन पारेख घोटाले के बाद कम हो गई थी। 2012 में शिखा शर्मा के नेतृत्व में बैंक ने बढ़ती का नाम जिंदगी नामक एक विज्ञापन अभियान के साथ रीब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने युवा ग्राहकों से जुड़ने और अपनी आकांक्षात्मक ब्रांड स्थिति को मजबूत करने के लिए दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी साइन किया। एचडीएफसी बैंक दिलचस्प बात यह है कि एचडीएफसी बैंक ने बहुत कम खर्च करके अपनी मजबूत ब्रांड पहचान बनाई है। उन्होंने अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे किसी भी सेलिब्रिटी का एंडोर्समेंट के लिए उपयोग नहीं किया है। इसके बजाय उनकी उच्च ब्रांड पहचान साधारण, पुराने जमाने की ग्राहक सेवा और विश्वसनीयता पर आधारित है। हाल ही में उन्होंने खुद को एक डिजिटल बैंक के रूप में स्थापित करने के लिए बैंक आपकी मुट्ठी में अभियान चलाया और मोबाइल बैंकिंग में 40% बाजार हिस्सेदारी हासिल की। 3. आर्किटेक्चर ढांचा। ये एक कंपनी के भीतर और उसके हितधारकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, डीलरों, ग्राहकों के बीच संबंधों का नेटवर्क है। एक सफल आर्किटेक्चर साधारण लोगों को असाधारण परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। एशियन पेंट्स एक अद्वितीय कार्य संस्कृति का निर्माण करता है, जो प्रतिभा का पोषण करती है। वे आईआईएम जैसे शीर्ष बिजनेस स्कूलों से स्नातक किराए पर लेते हैं
और उन्हें भूमिकाओं में पूर्ण अधिकार और जिम्मेदारी देते हैं। कंपनी में तीव्र करियर प्रगति और नौकरी रोटेशन कर्मचारियों को प्रेरित करता है। वे प्रौद्योगिकी का उपयोग करके भी अपने प्रतिस्पर्धी लाभों को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि एटी बुनियादी ढांचे में निवेश करके और ईआरपी सॉफ्टवेयर स्थापित करके। उनके पास एक वास्तव में स्वतंत्र निदेशक मंडल, इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी है, जो प्रमोटर संबंधों के बजाय योगदान के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। मारिको ने एक मजबूत संगठनात्मक संस्कृति बनाई है, जो खुलेपन, अनौपचारिकता, भागीदारी, सशक्तिकरण और योग्यता, मेरिटोक्रेसी पर आधारित है। उदाहरण के लिए, वे उपस्थिति रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर्स का उपयोग नहीं करते, कर्मचारियों की छुट्टियों पर नजर नहीं रखते और कर्मचारी एक पूर्व निर्धारित सीमा तक अपने स्वयं के व्यय दावों को अधिकृत कर सकते हैं। शीर्ष प्रबंधन खुले कार्यालयों में बैठता है और अनौपचारिकता को बढ़ावा देने के लिए पहले नामों का उपयोग किया जाता है। उनके पास एक शीर्ष स्तरीय निदेशक मंडल भी है, जो कंपनी को प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करता है और प्रमुख रणनीतिक निर्णयों में शामिल होता है। पेज इंडस्ट्रीज का श्रम बल के साथ मजबूत संबंध एक बड़ा प्रतिस्पर्धी लाभ है। वस्त्र निर्माण एक श्रमगहन उद्योग है और पेज इन-हाउस विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करके उच्च गुणवत्ता और उत्पादकता बनाए रखता है। वे स्वचालित प्रणालियों और बारकोडिंग का उपयोग करके श्रमिकों के प्रदर्शन को मापते हैं, जिससे पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। कंपनी का वितरकों के साथ भी मजबूत संबंध है, जो एक 3 स्तरीय बिक्री और वितरण नेटवर्क का उपयोग करता है, जिसमें होजरी स्टोर, बड़े प्रारूप वाले स्टोर, एलएफएस और एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, ईबीओज शामिल हैं। ये उन्हें विभिन्न ग्राहक खंडों तक पहुंचने और भारत भर में मूल्य अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। एक्सिस बैंक पी जयेंद्र नायक के नेतृत्व में एक्सिस बैंक ने कर्मचारियों को अत्यधिक प्रेरित करने के लिए कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना एसओप शुरू की, जो सभी पुष्ट कर्मचारियों को दी गई। ये उस समय अन्य बैंकों से अलग था, जहां एसओप केवल शीर्ष प्रबंधन को मिलते थे। बैंक ने 2000 में अपने सभी शाखाओं को नेटवर्क करके एक व्यापक एटी अपग्रेडेशन भी किया, जिससे देशव्यापी उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च करना संभव हुआ। उन्होंने शाखा प्रबंधकों को ग्राहक आकर्षित करने के लिए स्पष्ट रणनीति प्रदान करने पर जोर दिया, जिसमें कम लागत वाले सेल्स फोर्स का उपयोग करके कम आय वाले ग्राहकों को आकर्षित करना और उच्च स्तरीय ग्राहकों के लिए समर्पित संबंध प्रबंधक प्रदान करना शामिल था। एचडीएफसी बैंक अपनी मजबूत आंतरिक प्रक्रियाओं और प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे अक्सर एसओपी बैंक, सॉप बैंक कहा जाता है। ये अनुशासन उन्हें उच्च खुदरा जोखिम के बावजूद परिसंपत्ति गुणवत्ता, एसेट क्वालिटी के मुद्दों से अछूता रहने में मदद करता है, जिसका सामना 2009 से 10 में अधिकांश भारतीय बैंकों ने किया था। 1998 में सहकारी बैंकों के लिए एक नॉवल चेक निपटान प्रणाली, चेक सेटलमेंट सिस्टम शुरू करके एचडीएफसी बैंक ने इन बैंकों के लिए अंतर्राज्यीय हस्तांतरण को आसान बनाया और बदले में बिना ब्याज वाले जमा, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट्स प्राप्त किए। उन्होंने माइक्रोबैंकर नामक एक केंद्रीकृत वास्तविक समय कोर बैंकिंग प्रणाली को अपनाया, जिसने उन्हें पूंजी बाजार के खिलाड़ियों को भुगतान समाधान प्रदान करके कम लागत वाले जमा प्राप्त करने में मदद की। एस्ट्रल पॉली संदीप इंजीनियर ने प्लम्बर समुदाय के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। वे प्लम्बरों को महत्व देते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, जिससे वे अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग खड़े होते हैं। उन्होंने 2002 में मुंबई में प्लम्बर एसोसिएशन की वार्षिक बैठक को प्रायोजित किया और निर्माण स्थलों पर प्लम्बरों को नाश्ता और टी-शर्ट प्रदान की। एस्ट्रल के कर्मचारी, जिनमें से कई कंपनी के संघर्ष के दिनों से साथ हैं, एक अपनेपन की भावना साझा करते हैं। इंजीनियर के 2 बेटे, जो अब कंपनी में प्रशिक्षण ले रहे हैं, बोर्ड में तुरंत शामिल होने के बजाय प्लांट और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करते हैं।
जो परिवार संचालित भारतीय कंपनियों में एक दुर्लभ प्रथा है। 4. रणनीतिक संपत्ति, स्ट्रैटेजिक एसेट्स। रणनीतिक गुण ये कंपनी के लिए विशिष्ट संसाधन होते हैं, जैसे लाइसेंस, बौद्धिक संपदा अधिकार, वितरण नेटवर्क आदि। एशियन पेंट्स के पास भारत भर में विनिर्माण संयंत्रों और डिपों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। उनके पास 35,000 से अधिक डीलरों का सबसे बड़ा नेटवर्क भी है, जो बर्जर के 21,000 डीलरों की तुलना में काफी अधिक है। ये विशाल नेटवर्क और कुशल आपूर्ति श्रृंखला उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों से बहुत आगे रखती है। मारिको के लिए उसके ब्रांड पैराशूट और सैफोला सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति है, जिन्होंने बाजार में अग्रणी स्थान हासिल किया है। कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति, विशेष रूप से बांग्लादेश में, भी एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, जहां उसने अच्छी बिक्री और मार्जिन हासिल किए हैं। पेज इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी रणनीतिक संपत्ति जॉकी इंटरनेशनल यूएसए के साथ उसका संबंध है। 2010 में जॉकी ने पेज के साथ अपने लाइसेंसिंग समझौते को 5 साल के सामान्य अभ्यास के बजाय 21 साल के लिए नवीनीकृत किया, जिससे 2030 तक पेज भारत और यूए में जॉकी का विशेष फ्रेंचाइजी बन गया। ये अद्वितीय दीर्घकालिक संबंध पेज को एक विशाल प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करता है। एक्सिस बैंक की रणनीतिक संपत्तियों में एक मजबूत ब्रांड, पहले यूटीआई फिर एक्सिस। भारत में सबसे बड़ा एटीएम नेटवर्क, 4.5 एटीएम प्रति शाखा बनाम एचडीएफसी के लिए 2.7 और निजी क्षेत्र में सबसे बड़े शाखा नेटवर्क में से एक शामिल है। इसके अलावा उनकी मजबूत ट्रांजैक्शन बैंकिंग फ्रैंचाइजी जैसे कैश मैनेजमेंट और भुगतान सेवाएं उनके प्रतिस्पर्धी लाभ को बढ़ाती है। एचडीएफसी बैंक के पास 4,281 शाखाएं, 11,819 एटीएम और लगभग 25 मिलियन खुदरा बचत खाते हैं। उनकी प्रमुख रणनीतिक संपत्ति उनकी कम लागत वाली फंडिंग फ्रैंचाइजी, लो कॉस्ट फंडिंग फ्रैंचाइज है, जिसने उन्हें उच्च परिसंपत्ति गुणवत्ता जोखिम उठाए बिना प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद की है। वे लगातार ग्राहक सेवा प्रदान करने और चालाक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्च कासा, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट अनुपात बनाए रखने में उत्कृष्ट रहे हैं। एस्ट्रल पॉली के पास भारत में 4 विनिर्माण संयंत्रों का एक पैन इंडिया नेटवर्क है। उनके पास भारत में सीपीवीसी प्लंबिंग पाइपों में सबसे बड़ी क्षमता है। लुब्रिजोल के साथ उनका संबंध उन्हें सर्वोत्तम सीपीवीसी पाइप बनाने और प्रतिस्पर्धा से आगे नए उत्पाद लॉन्च करने में सक्षम बनाता है। एस्ट्रल लुब्रिजोल के सभी 4 ब्रांडों कॉर्जन, फ्लोगार्ड, ब्लेसमास्टर और बेंडेबल को भारत में विनिर्माण और बेचने के लिए एकमात्र लाइसेंसी है। विषय सी, समझदारी से पूंजी का आवंटन करना, सेंसिबली एलोकेट कैपिटल, महंगी और असंबंधित गतिविधियों पर बैलेंस शीट दाव लगाने से बचना। महान कंपनियां लाभप्रदता के साथ बढ़ती हैं, न कि केवल विकास के लिए। वे अपनी बैलेंस शीट को नुकसान पहुंचाए बिना नियंत्रित तरीके से विविधता लाती है, और जब अधिशेष नकदी, सरप्लस कैश को प्रभावी ढंग से तैनात नहीं किया जा सकता है, तो उसे शेयरधारकों को लौटा देती है। मारिको जैसे एफएमसीजी कंपनियां अपनी उच्च रोज के लिए जानी जाती है, क्योंकि उनमें पूंजी की तीव्रता कम होती है, उत्पादन आउटसोर्स किया जा सकता है और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है। मारिको ने 2014 में अपने लाभांश भुगतान अनुपात, डिविडेंड पेआउट रेशियो को बढ़ाया। इसके अलावा बड़े पैमाने पर अधिग्रहण के बाद मारिको ने मौजूदा अधिग्रहणों से लाभप्रदता और तालमेल सिनर्जीज में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ वर्षों के लिए अधिग्रहणों को रोक दिया है। कंपनी अब केवल सामरिक फिट और उचित मूल्यांकन पर छोटे अधिग्रहण टाइप पर विचार करती है। ये अंधाधुंध वृद्धि के बजाय विवेकपूर्ण पूंजी आवंटन को दर्शाता है। पेज इंडस्ट्रीज का व्यवसाय मॉडल बड़ी मात्रा में नकदी उत्पन्न करता है, क्योंकि बिक्री का भुगतान अग्रिम में किया जाता है,
जबकि कच्चे माल की आपूर्ति का भुगतान समय समय पर किया जाता है। पेज ने अपने शेयरधारकों को एक आक्रामक लाभांश भुगतान कार्यक्रम, एग्रेसिव डिविडेंड पेआउट प्रोग्राम के माध्यम से बड़ी मात्रा में धन लौटाया है। यह दर्शाता है कि जब कंपनी अपनी पूंजी को प्रभावी ढंग से पुनर्निवेश नहीं कर सकती है, तो वो उसे शेयरधारकों को वापस करती है। एशियन पेंट्स ने भी अपनी बैलेंस शीट को तोड़े बिना विविधता लाई है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और भारत के भीतर होम इंप्रूवमेंट सॉल्यूशंस में प्रवेश किया है। हालांकि होम इंप्रूवमेंट व्यवसाय अभी छोटा है और समग्र रोज पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डालता है। प्रबंधन का मानना है कि ये चैनल भागीदारों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाने में मदद करेगा। यह दर्शाता है कि वे दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ के लिए पूंजी आवंटित करते हैं, भले ही अल्पकालिक वित्तीय रिटर्न कम हो। बर्गर पेंट्स धींगरा परिवार ने बर्गर पेंट्स में अनुशासित पूंजी आवंटन दृष्टिकोण लाया है। 1991 में कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद उन्होंने कई चरणों में धन निवेश किया, जिसमें अल्पकालिक ऋण, शेयर वारंट के साथ डिबेंचर, राइट्स इश्यू और प्रेफरेंशियल इश्यू शामिल थे, जिससे कंपनी को अपनी क्षमता का उपयोग करने में मदद मिली। उन्होंने देश भर में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। धींगरा ने स्पष्ट किया कि वे अपने पूंजी का उपयोग केवल पेंट व्यवसाय के लिए करेंगे और कहीं और नहीं। वे विस्तार और विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन के लिए तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि सही समय न आ जाए, जैसे कि पोलैंड में आइव्स एक्सटर्नल इंसुलेशन फिनिशिंग सिस्टम्स कंपनी का अधिग्रहण, जिसे वे भारत में सही समय पर लाने की योजना बना रहे हैं। एस्ट्रल पॉली संदीप इंजीनियर ने शुरुआत में फार्मा क्षेत्र में काम किया था, लेकिन एक बार जब वे सीपीवीसी के बारे में आश्वस्त हो गए तो उन्होंने एक बड़ा फ्रेंचाइजी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। 2014 में एस्ट्रल ने सीपीवीसी से बाहर निकलकर चिपकने वाले पदार्थों, एडहेसिव्स के कारोबार में 2 अधिग्रहण किए। इंजीनियर का मानना था कि ये एक तार्किक संक्रमण था, क्योंकि दोनों उत्पादों के चैनल और मध्यस्थ समान हैं और दोनों में नवाचार की पर्याप्त संभावनाएं हैं। उन्होंने स्थापित खिलाड़ियों को चुनौती देने की अपनी क्षमता पर भरोसा किया। यह रणनीतिक पूंजी आवंटन का एक उदाहरण है जो उनके कोर व्यवसाय के साथ तालमेल बिठाता है। निष्कर्ष तो द अनयूजुअल बिलियनर की इन कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? इन असामान्य अरबपतियों और उनके द्वारा चलाई जाने वाली कंपनियों की सफलता 3 मुख्य सिद्धांतों में निहित है। 1. दीर्घकालिक सोच। वे अल्पकालिक लाभ के प्रलोभनों का विरोध करते हैं और दशकों तक अपने मूल व्यवसाय पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं। 2. निरंतर खाई को गहरा करना। वे जॉन के आइबास फ्रेमवर्क, नवाचार, ब्रांड, आर्किटेक्चर, रणनीतिक संपत्ति का उपयोग करके अपने प्रतिस्पर्धी लाभों को लगातार मजबूत करते हैं। 3. समझदारी से पूंजी का आवंटन। वे लाभप्रद रूप से बढ़ते हैं, अपनी बैलेंस शीट को नुकसान पहुंचाए बिना नियंत्रित तरीके से विविधता लाते हैं और जब संभव हो तो अधिशेष नकदी को शेयरधारकों को वापस करते हैं। ये कंपनियां राहुल द्रविड़ की तरह बहुत फ्लैशी या दिखावा करने वाली नहीं, लेकिन अविश्वसनीय रूप से विश्वसनीय, सुसंगत और दृढ़। वे छोटे छोटे निर्णयों की एक श्रृंखला बनाती है जो अंततः अभूतपूर्व धन सृजन की ओर ले जाती है। ये किताब हमें सिखाती है कि महानता परिस्थितियों का नहीं, बल्कि सचेत विकल्पों और अथक अनुशासन का परिणाम है। अगर आप भी अपने निवेश या अपने जीवन में दीर्घकालिक सफलता चाहते हैं, तो इन सिद्धांतों को अपनाना आपकी यात्रा को निश्चित रूप से बदल सकता है। याद रखिए, असली धन कमाने के लिए आपको सही कंपनियों में निवेश करना होगा और फिर उन्हें लंबे समय तक बिना छेड़े पकड़े रहना होगा, ठीक एक कॉफी कैन की तरह। अगर आपको यह सारांश पसंद आया तो रीडर्स माइंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन असामान्य अरबपतियों की कहानियों से प्रेरणा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।